जिस दिल्ली में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और जागरूक वोटर रहता है, जिस दिल्ली में सबसे ज्यादा 1,80,00,000 लोगों के पास स्मार्टफोन है, जिस दिल्ली में प्रति व्यक्ति सालाना आय 4,61,000 रुपए है, जहां मीडिया है, बड़े बड़े राष्ट्रीय अखबारों के मुख्यालय हैं, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन इसके बावजूद आज भारत की राजधानी की हालत बद से बदतर है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था हमसे पीछे है या हमारे लगभग बराबर भी है, उन देशों की राजधानियां दिल्ली से लाख गुना बेहतर है। ब्रिटेन दुनिया की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी हमसे छोटी अर्थव्यवस्था है, हम आज ब्रिटेन से आगे हैं। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, लेकिन आज अगर आप दिल्ली की तुलना लंदन से करें तो दिल्ली आपको बहुत पिछड़ी हुई नजर आएगी। आज दिल्ली का प्रदूषण की अगर हम बात करें तो दिल्ली का AQI लेवल है 170 और लंदन का AQI आज है 38। लंदन की ना सिर्फ हवा साफ है, बल्कि वहां की सड़कें और नदियां दिल्ली से कहीं ज्यादा साफ हैं। इनमें एक तरफ आपको दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण के झाग नजर आएंगे और दूसरी तरफ लंदन की थेम्स नदी पूरी तरह स्वच्छ और साफ नजर आएगी। दोनों में अंतर देख लीजिए। सोचिए, ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था होते हुए भी भारत की राजधानी की यह हालत आखिर क्यों है? क्या कोई यह पूछेगा नहीं? आप पेरिस को देखिए, जो फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस दुनिया की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद पेरिस हर मामले में दिल्ली से कई गुना आगे है। आप रशिया की राजधानी मॉस्को और छोटे से देश इटली की राजधानी रोम को देख लीजिए। इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था भी भारत से पीछे है। इसके बावजूद भारत की राजधानी इन देशों की राजधानियों से आपको बहुत पिछड़ी हुई नजर आएगी। जैसे सड़कें, पुल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, साफ हवा, इन सारी राजधानियों में आपको मिलेगी। लेकिन दिल्ली में इनका नामो निशान नहीं है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यमुना नदी को सरकारों ने एक गंदा नाला बनाकर छोड़ दिया है। सड़कों का दिल्ली में बुरा हाल है। पूरे शहर में कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ आपको मिलेंगे। गली मोहल्लों में पहले से कहीं ज्यादा गंदगी हो चुकी है। दिल्ली के लोग ऐसे लोगों के मुकाबले कम वर्ष जी रहे हैं जो इन देशों की राजधानियों में रहते हैं, जो भारत से भी पीछे हैं अर्थव्यवस्था में। लंदन में एक व्यक्ति की औसत आयु 81 वर्ष है। पेरिस में लोग 82 साल तक जीते हैं, रोम में 84 साल, मॉस्को में भी लोग 79 वर्ष तक जीते हैं, जबकि दिल्ली के लोग 74 वर्ष तक जीते हैं। इनमें भी जीवन जो है उनका अब 12 साल और कम हो गया है प्रदूषण के कारण। दिल्ली के लोगों को यह पूछना चाहिए था कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की हालत, उस देश की राजधानी की हालत इतनी बुरी क्यों है? लेकिन दिल्ली के लोग ये पूछ रहे हैं कि उन्हें मुफ्त बिजली और पानी कैसे मिलता रहेगा, महिलाओं को ज्यादा पैसा कौन सी पार्टी देगी, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो उन्हें मुफ्त में मिल सकती हैं। और जब आपको सब चीजें मुफ्त में मिलने लगेंगी तो फिर आप सरकारों से ये कड़वे सवाल नहीं पूछ पाएंगे। इसलिए बड़ा सवाल आज फिर से यही है। भारत विश्व गुरु होने की बात करता है। भारत कहता है कि हम दुनिया में एक समय आएगा जब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन भारत की राजधानी की इतनी बुरी स्थिति फिर क्यों है? क्या दिल्ली के लोगों को यह नहीं पूछना चाहिए था? दिल्ली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहां के असली मुद्दे हमारे नेताओं की प्राथमिकता में दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। आज दिल्ली में चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा जानते हैं क्या है? वो मुद्दा है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी बंगला। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मीडिया के साथ इस सरकारी बंगले में घुसने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी केजरीवाल के इस बंगले को लेकर लगातार जनता के बीच झूठ फैला रही है और यह बंगला भी बाकी सरकारी बंगलों के जैसा ही है। इसमें कुछ खास नहीं है, यह महल नहीं है। इसमें ना तो लाखों रुपए के पर्दे लगे हैं, ना ही केजरीवाल ने इसमें मसाज के लिए कोई व्यवस्था की थी, ना ही इसमें कोई सोना रूम बनवाया है, और ना ही यह महल जैसा दिखता है अंदर से। और यही दिखाने के लिए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज आज मीडिया को अपने साथ लेकर इस बंगले पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम आज आपको यह बंगला दिखाएंगे और आप कैमरे से तस्वीरें खींचिए, वीडियो बनाइए और खुद देखिए कि इस बंगले में क्या है।
लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद संजय सिंह ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में भी मीडिया को ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान भी पुलिस ने उन्हें दूर से ही रोक दिया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल ने अपने लिए किसी राजमहल का निर्माण नहीं करवाया था, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी 2700 करोड़ रुपए के राजमहल में रहते हैं, और अगर मीडिया का कैमरा एक बार प्रधानमंत्री के घर में चला गया तो जनता को सारा सच पता चल जाएगा। कहाँ है आपके अधिकारी, कहाँ है? सर भाई थोड़ा बताएं तो हमें रास्ता रोक रहे हैं। हाँ मैडम बताइए क्यों यहाँ क्यों रोक? आगे बता क्या नहीं है और पीछे कह रहा हूँ रास्ता तो आप आगे बताना। दो ही लोग हैं, 2 लोग से ज्यादा नहीं है ना। लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, आपने रास्ता रोक रखा है, तो ये एक सांसद के और एक कैबिनेट मंत्री के विशेषाधिकार का हनन करेंगे आप। बिना किसी कारण के किसी का रास्ता नहीं रोक सकते आप कारण बताइए मैडम, कोई कारण बताइए कि कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? आपने पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है, कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? क्यों रोक रखा है? बीजेपी वाले कहते थे इस मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, इस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार है। आज आप लोगों को लेके मैं आया, हमारे मंत्री आए, सौरभ भारद्वाज जी आए यहां पे, और देश के चौथे स्तंभ मीडिया को हमने कहा चलिए और देखते हैं कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार, कहां है स्विमिंग पूल। आपने देख लिया, इस बंगले को खुलवाए, मुख्यमंत्री आवास को खुलवाए, और हम लोग देखना चाहते हैं। मैं 10 मिनट अभी यहाँ पे और प्रतीक्षा करूंगा। अब क्या रणनीति है आप लोगों की, यहाँ से कहाँ जाएंगे अब? सीधे प्रधानमंत्री आवास, लोक कल्याण मार्ग। लेकिन वहाँ तो परमिशन नहीं होगी, हाई सिक्योरिटी जोन है वो। क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं घर? $144 कहाँ हो गई? आइए मंत्री जी आइए। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? जनता बताइए क्या कह रहे हैं? हमें इंतजार कर रहे हैं। कोई किसी और अब हम आए हैं राजमहल देखने, और इस राजमहल के अंदर 5000 सूट है मोदी जी का, 6700 जूते की जोड़ियां हैं, 300 करोड़ की कालीन है, 200 करोड़ का झूमर है। वो सब कुछ देखना है, और हम यहाँ 10 मिनट प्रतीक्षा करेंगे। अगर वो नहीं दिखाना चाहते, इसका मतलब ये सारी चीजें अंदर मौजूद है। 10-10 लाख की पेन मौजूद है, 5000 सूट मौजूद है, 6700 जूते मौजूद हैं। संजय जी दावा किस आधार पर कर रहे हैं आप? दिखाए ना अगर सही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने रोका, कहा गया कि इस इलाके में जमावड़ा अलाउड नहीं है। पुलिस के कहने पे आप यहाँ से जा रहे हैं सर? बात करने के लिए यहाँ पे भाई 10 मिनट वहां बैठा था, 10 मिनट यहाँ बैठा। अब दूसरी तरफ बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सरकारी बंगले पर पहुंच गए, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी को दिल्ली में 2-2 बंगले मिले हुए हैं, सरकारी बंगले, और वो सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। ये जो बंगला अलॉट है, एक बंगला ये हो गया आतिशी मारलेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए? वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड ऑफिशियल रेजिडेंस है, उसको 3 महीने में 2 बार अलॉट नहीं किया गया, बार-बार कैंसिल। कब से रह रही है यहाँ पर आतिशी मारलेना? कब से रह रही हो? शीला दीक्षित ने यादव सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है
वो आपके पास तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो दो कैसे अलॉट हो सकते हैं? दिल्ली के, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, अब आप पहले तो यह समझिए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बंगले का मुद्दा इतना बड़ा कैसे बन गया। और आप ये देखिए, पार्टी चाहे कोई भी हो, अब सब बंगले के पीछे पड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी अब यह बताने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल का बंगला नहीं, बल्कि आप प्रधानमंत्री मोदी का आवास देखिए, वो तो और भी ज्यादा राजमहल जैसा है, उसमें तो और भी ज्यादा महंगी महंगी चीजें लगी हुई हैं। तो फिर लोग केजरीवाल के बंगले के पीछे ही क्यों पड़े हैं? आज बड़ा सवाल यह है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो देश में और भी हैं, राज्य तो और भी हैं। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे ही सरकारी बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े राजमहल जैसे बंगलों में रहते हैं। ऐसे ही बंगले हैं उनके जो दिल्ली में केजरीवाल के बंगले से भी कई तो ज्यादा शायद विशाल होंगे, बड़े होंगे और भव्य भी हो सकते हैं। इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने बंगले के पुनर्निर्माण करवाए हैं, अपने बंगलों को ठीक ठाक करवाया है। टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए उन्होंने देश की जनता के खर्च किए हैं ताकि उनका मुख्यमंत्री आवास ठीक हो सके। आप भी, अगर हमारे जो दर्शक हैं, आप जिस भी राज्य में रहते हैं, अपने राज्य की राजधानी में जरा जाकर देखिए कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री कैसे बंगले में रहता है। आपके राज्य में जो मंत्री हैं वो कैसे बंगलों में रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है। आपको यह समझ में आएगा कि सारे ही मुख्यमंत्री अक्सर जो आप देखेंगे सब बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, सरकारी बंगलों में। सारे मंत्री बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। भारत सरकार के भी जो मंत्री हैं वो भी सब बड़े बड़े विशाल शानदार सरकारी बंगलों में रहते हैं। तो फिर लोग केजरीवाल के बंगले के पीछे क्यों पड़े हैं? झारखंड में ही देख लीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने लिए एक नया मुख्यमंत्री आवास बनवा रहे हैं वो झारखंड में। इसी तरह आपने देखा होगा जगनमोहन रेड्डी ने भी कोशिश की थी। मध्य प्रदेश में भी वर्ष 2020 से 2022 के बीच मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सरकारी बंगलों पर 13.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। चाहे मुख्यमंत्री किसी का भी हो, किसी पार्टी का हो, हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, सब जगह हर पार्टी का मुख्यमंत्री बड़े बंगलों में रह रहा है। लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान अपने सरकारी बंगलों के पुनर्निर्माण पर या उनके रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वहां पर इसे लेकर कोई विवाद नहीं होता। दिल्ली में ही हो रहा है। एक और उदाहरण देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो कि इसी आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी एक बड़े से सरकारी बंगले में रहते हैं, लेकिन उनके बंगले पर पंजाब में कोई सवाल नहीं उठा रहा। तो इसका कारण क्या है कि लोग केजरीवाल के बंगले के पीछे ही पड़े हैं? इसका कारण यह है कि ये सारे नेता ये कहकर राजनीति में नहीं आए थे कि वो सत्ता में आने के बाद सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे। ये सारी बातें इस देश में सिर्फ एक नेता ने कही थी, और वो है केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का गठन ही इन मूल सिद्धांतों पर किया था। और उन्होंने कहा था कि उन्हें जनता की सेवा करने के लिए बंगले की आवश्यकता नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी नेता को रहने के लिए 7-8 कमरों का सरकारी बंगला क्यों चाहिए, यह कहकर उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था और कहा था कि एक बार हमें मौका दीजिए, हम एकदम अलग तरीके से शासन करेंगे, हम आम आदमी पार्टी की तरह रहेंगे। लेकिन बाद में केजरीवाल अपनी ही इन सारी बातों से पलट गए। पहले उन्होंने सरकारी बंगला लिया, बाद में जब कोविड के दौरान दिल्ली में हजारों लोग मर रहे थे, तब उन्होंने इसी बंगले के पुनर्निर्माण पर 52 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर दिए, और यह सारा पैसा जनता का है, यानी सरकारी खजाने से आया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आज जब अरविंद केजरीवाल का यह पुराना बयान, पुराना वीडियो देखेंगे तो आप भी उस जमाने को याद करेंगे जब वो कहा करते थे कि नेताओं को रहने के लिए बड़े बड़े बंगलों की आवश्यकता क्यों होती है, और ये सारी बातें करके उन्होंने दिल्ली की जनता के मन में एक उम्मीद की नई किरण जगाई थी। एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। जहां रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। असल में अब दिल्ली की जनता को यह पूछना चाहिए था कि दिल्ली की जनता बंगले में कब रहेगी।
यहां की जनता को रहने के लिए बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े बंगले कब मिलेंगे? यहां की जनता को आप इतना सक्षम कब बनाएंगे कि वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल सके? यहां की जनता को सांस लेने के लिए साफ हवा कब मिलेगी? यहां की जनता को अच्छी सड़कें, असल में इस तरह के विवाद उन नेताओं के बंगलों को लेकर, उनके लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर होते रहते हैं, जो नेता गरीबों का नाम लेकर, दलितों का नाम लेकर राजनीति में आते हैं, गरीबों के नाम पर पार्टी बनाते हैं, दलितों के नाम पर पार्टी बनाते हैं, पिछड़ों के नाम पर पार्टी बनाते हैं और कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, हम पिछड़ों के नेता हैं, हम दलितों के नेता हैं, और फिर खुद शानदार बंगलों में रहना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले पटना के एक छोटे से चपरासी क्वार्टर में रहते थे। ये वो चपरासी का क्वार्टर है, लेकिन आज वो बहुत बड़े बंगले में रहते हैं और उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन आए थे गरीबों के उत्थान के नाम पर ही राजनीति में। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सारी पार्टियां वो हैं जिनका गठन गरीबों और पिछड़ों के उत्थान करने के नाम पर हुआ था। और इनके नेता बताते, अपने आप को दिखाते भी ऐसे ही हैं कि वो भी आदिवासियों की तरह ही रहते हैं, गरीबों की तरह ही रहते हैं, दलितों की तरह रहते हैं, और उनका लाइफस्टाइल भी वैसा ही है, क्योंकि वो गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन आज इन सभी पार्टियों के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, और जब ऐसा होता है तो जनता इन नेताओं से सवाल करती है। और दिल्ली में केजरीवाल के साथ भी यही हो रहा है। केजरीवाल को कोई समस्या नहीं होती अगर केजरीवाल ने जो कहा था उस पर अमल करते, अगर केजरीवाल इतना बड़ा सरकारी बंगला ना लेते, बड़ी बड़ी गाड़ियां ना लेते, सुरक्षा ना लेते, प्राइवेट प्लेन्स में ना चलते, तब केजरीवाल वाकई दिल्ली की जनता के नायक बन सकते थे। लेकिन केजरीवाल ने वो सारे वादे तोड़ दिए, और हमने आपको यह भी बता दिया कि क्या ये बंगले का मुद्दा इतना बड़ा है कि ये किसी को चुनाव जितवा दे और किसी को चुनाव हरवा दे। नागा साधुओं के बारे में हमारे देश में लोगों को बहुत कम जानकारी है और गलतफहमियां बहुत ज्यादा है। यह विडंबना है कि भारत की मौजूदा पीढ़ी नागा साधुओं के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, जागरूक नहीं है, और इस पर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान हैरानी जताते हैं। वो कहते हैं कि जब हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय भी नागा साधुओं पर अध्ययन कर रहे हैं, तब भारत के ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है, और यह त्याग सबसे पहले शरीर का होता है। इसमें नागा साधु बनने वाला व्यक्ति पहले अपने आप का ही, खुद का अंतिम संस्कार करता है, फिर पिंडदान करके नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। और यह प्रक्रिया एक नागा साधु की मनोस्थिति के बारे में आपको बताती है। यह एक ऐसी मनोस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने हाथों से स्वयं का अंतिम संस्कार करके अपना पिंडदान कर चुका होता है। नागा साधु भयंकर सर्दी में भी निर्वस्त्र रहते हैं, उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, और उनके स्वरूप को बहुत सारे लोग कई बार समझ ही नहीं पाते। उनके बालों की लंबी जटाएं, शरीर पर रगड़ी गई भस्म उनके तपस्या करने का एक अनूठा तरीका है। नागा शब्द के भी कई अर्थ हैं। संस्कृत भाषा में नागा का अर्थ पहाड़ होता है, और नागा साधु या सन्यासी उन लोगों को कहते हैं जो पहाड़ पर रहकर तप करते हैं या तपस्या करते हैं। इसके अलावा कछारी भाषा में नागा शब्द का अर्थ होता है एक युवा बहादुर सैनिक। नागा साधुओं को योद्धा सन्यासी भी कहते हैं, क्योंकि ये योद्धा होते हैं, और इसका इतिहास गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, तब उन्होंने इन मठों की रक्षा करने के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई। ये वो सन्यासी थे जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान था, और उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि सिर्फ तपस्या करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती थी। सिर्फ तपस्या करना काफी नहीं था, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो गया था। इसलिए नागा साधु आए, और नागा साधु ऐसे थे जो शास्त्र भी जानते थे और शस्त्र भी जानते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब दुनिया भर में धर्म के नाम पर आतंकवाद फैल रहा है, उग्रता फैल रही है, तब नागा साधु धर्म के नाम पर, धर्म के रक्षा के नाम पर कहीं कोई आतंक नहीं फैलाते। नागा साधु
धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन वो कभी इसके लिए भारत के लोकतंत्र को चुनौती नहीं देते, कभी अलग देश बनाने की मांग नहीं करते। वो देश के लोगों को सिर्फ कुंभ के मेले में ही दिखाई देते हैं, और इसका कारण यह है कि कुंभ नागा साधुओं के लिए उनकी कर्म भूमि होता है, जहां वो अपने प्राण भी त्यागने के लिए तैयार रहते हैं और अक्सर अपने प्राण त्याग भी देते हैं। महाराज जी, पहले तो ये बताइए कि ये जिंदगी, जब हम लोग इस 4-5 डिग्री टेम्परेचर में कोट और पूरे अपने कपड़ों के साथ मौजूद हैं, और आप लोगों के ऊपर ये भभूत और उसके ऊपर लगता है कुछ है ही नहीं। नारायण, सबसे पहले ये है कि हमने अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर दिया। क्या है, जैसे बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है, वो जैसे पैदा जब होता है, आपने देखा होगा एक जाल के अंदर होता है, उसको निकाल के फिर माँ उसके निकाल के बच्चे उसको कपड़े, वैसे अभी हम हैं, हम नवजात शिशु के जैसे हम अपने आप को, क्योंकि हम हरि समर्पण हो चुके हैं, हमने अपने पूरे पिंड दान कर चुके हैं, सब कुछ करके अपने ये पूरे देश हित के लिए। वासुदेव कुटुंबकम, भगवान कृष्ण ने कह रखा है, पूरा संसार हमारा घर है। लोभ मोह काम ये माया के परिभूष है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। आपकी दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या है वो तो महंगाई की है, इसलिए अब हम आपको उसी महंगाई के बारे में बताएंगे जो साबुन, तेल, बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन के पैकेट के साइज को लगातार छोटा करती जा रही है और आपको एहसास ही नहीं हो रहा। अंग्रेजी में एक शब्द है जो इसके लिए कहा जाता है, वो है श्रिंकफ्लेशन। इसका मतलब वो महंगाई जिसमें किसी उत्पाद की कीमत पहले जितनी ही रहती है, लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाती है और उस चीज का पैकेट छोटा होता चला जाता है, यानी श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है। आप पैसा उतना ही दे रहे हैं, लेकिन अब वो पैकेट जो है छोटा हो गया है। जैसे आपकी स्क्रीन पर हम आपको जो दिखा रहे हैं, मान लीजिए आपने एक बिस्किट का पैकेट लिया है 5 रुपए का। 2 साल पहले 5 रुपए का मिलता था और वो इतना बड़ा पैकेट होता था, उसमें ज्यादा बिस्किट आते थे। अब भी 5 रुपए का ही है, लेकिन अब पैकेट छोटा हो गया है। पिछले 3 महीनों में घरों में इस्तेमाल होने वाला आम जरूरत का सामान 10% तक महंगा हो चुका है, और इस महंगाई के कारण भारत के लोग जरूरी सामान के बड़े बड़े पैकेट खरीदने की बजाय अब उनके 5, 10 और 15 रुपए वाले छोटे पैकेट खरीद रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने या बड़ी कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाने की बजाय उनकी मात्रा और पैकेट के साइज को छोटा करना शुरू कर दिया है। जैसे उदाहरण देखिए, इन कंपनियों ने 10 रुपए के साबुन की कीमत को बढ़ाकर 12 रुपए नहीं किया, 15 रुपए नहीं किया, बल्कि उन्होंने 10 रुपए में ही इस साबुन की मात्रा को श्रिंक कर दिया और इसके साइज को छोटा कर दिया। यह बात मुंबई की एक रिसर्च एजेंसी ने अपनी नई रिपोर्ट में बताई है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि लगातार महंगाई बढ़ने से इन कंपनियों की चुनौतियां बढ़ गई हैं। अगर ये कंपनियां अपने सामान की कीमतों को बढ़ा देंगी, महंगा कर देंगी, तो उनकी आमदनी घट जाएगी, रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसलिए कम हो जाएगा कि जैसे ही ये अपना दाम बढ़ाएंगी, लोग खरीदना कम कर देंगे, और खरीदना कम कर देंगे तो इनकी आमदनी, इनका रेवेन्यू कम होगा और इन कंपनियों को नुकसान होने लगेगा। और इसी नुकसान से बचने के लिए वो श्रिंकफ्लेशन की मदद ले रही हैं। ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा आइडिया है जिससे ग्राहकों को नुकसान और कंपनियों को फायदा ही फायदा होता है, और ग्राहकों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें नुकसान हो रहा है। क्या आपकी स्मार्ट कार भी आपकी जासूसी कर रही है और आपका पूरा फोन लॉग, आपके टेक्स्ट मैसेज, आपके कॉन्टैक्ट बुक, आपकी लोकेशन हिस्ट्री, ये सारा डेटा आपकी स्मार्ट कार के पास होता है, और इसकी रक्षा करने के लिए दुनिया भर में कोई कड़ा कानून नहीं है। इस घटना में टेस्ला ने साइबर ट्रक में इस्तेमाल हो रहे सॉफ्टवेयर और चार्जिंग स्टेशन की मदद से हमलावर का पूरा डेटा निकाल लिया। वो कहां कहां गया, उसने क्या क्या किया, सारी जानकारी पुलिस को मिल गई। अब सोचिए कि आप कहां जाते हैं, किससे फोन पर बात करते हैं, किसे क्या मैसेज करते हैं। आपके फोन में जो पूरा डेटा है, आप जब अपने फोन को अपनी स्मार्ट कार के साथ सिंक कर देते हैं, तो ये सारा डेटा आपकी स्मार्ट कार के पास चला जाता है और
आपकी स्मार्ट कार को बनाने वाली कंपनी के पास चला जाता है।